अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़याज़ मौलाना एक और भी इलाके के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं आबरूए सहाफ़त, उस्तादों के उस्ताद जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सलाम और आपको भी और आपके सारे देखने वालों को भी। सर पाकिस्तान में बड़ी हलचल मची हुई है और स्पेशली हलचल तो मचा दी है मौलाना फज़लुर रहमान साहब ने और आपके ट्वीट्स और आपके टिकटॉक्स की बड़ी धूम है इस वक़्त। बल्कि आपने तो हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब और डीजीआईएसआई की शादी तक में के दाखिले तक की मसला बना दिया है। इस कराची में इस नहीं, वक़्त नहीं, जो है वो अच्छी खासी परेशानी में होंगे। नहीं, नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने तो सिर्फ ये लिखा है कि मुझे इत्तला मिली है कि जी आज यानी सैटरडे की रात को वो शादी है किसी बड़े बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल के बिजनेसमैन है, उनके घर पे या जी, पता नहीं कहाँ कहाँ पे उन्होंने की है, जहाँ भी की हो। उसमें उन्होंने इन दोनों को बुलाया हुआ है और वो दोनों ने कहा है कि हम आएँगे। अब आते हैं कि नहीं आते, अब आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये कि मैंने कहा जी ठीक है, उनको जाना चाहिए। जी, लेकिन मेरा मैसेज उनको था, जो शादी अटेंड करने बाकी लोग जाएँगे, जो आम लोग हैं, वोटर्स जो हैं, जो हमारे सारे जो कराची के रहने वाले हैं, उनको मैंने कहा मुतासरीन। है कि मुतासिरीन कहें या जो भी कहें, मैं उनको मैंने कहा है कि जब आप इन लोगों से जाके मिलें, तो इनको जी, देखें, तो कम से कम इतना तो करें कि एक सवाल तो उनसे कर दें कि जी, भाई आप लोग बहुत बड़े लोग हो, आलीशान हो, शान-ओ-शौकत है आपकी, सब हमारे पैसों से खर्च करके आपकी ये शान-ओ-शौकत है, टैक्स का पैसा है, जो भी है। जी, लेकिन आप ये कर जो कुछ रहे हैं, इसका भी तो कुछ हमें बताएँ कि क्यों कर रहे हैं? क्या इसकी क्या वजह है और ये क्यों किस लिए कर रहे हैं और इसका क्या मकसद है आपका? तो जी, इस तरह के अगर सवाल आप उ उनसे करेंगी, तो हो सकता है कोई आपको वो अगर उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर हुआ तो जवाब दे दे कोई उनमें से, कोई जनरल खड़ा होके। नहीं होगा तो वो कहेंगे इनको भगाओ, ये कौन आ गए, आप क्यों ले आए, या खुद भाग जाएँगे या जो भी होगा। बहरहाल दैट इज़ फॉर द जी। गेस्ट टू रिस्पॉन्ड। लेकिन मेरे ख़्याल ये जी हर सर। जगह मैंने कहा है, ये आम लोगों को जहाँ भी कोई जनरल वर्दी में नज़र आए, उनसे ये बात पूछनी चाहिए ताकि उनको ये अंदाज़ा हो कि लोग ये हमारी जो कुछ हमारा इदारा कर रहा है, ये लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे। आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सर आपने एक और ट्वीट 2 दिन पहले शायद तो फ्यू आवर्स बैक आपने किया वो खतरनाक मछली के हवाले से। वो जी, क्या जी, जी, जी। सिलसिला है? बहुत बहुत अंडर डिस्कशन है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बाकायदा 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप को जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब लीड कर रहे हैं और एक ग्रुप को डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजम साहब ग्रुप लीड कर रहे हैं। और नदीम अंजम साहब जरदारी साहब के लिए एफर्ट कर रहे हैं और आसिम मुनीर साहब नवाज़ शरीफ साहब को उसपे तख्ते पे देखना चाहते थे। अब पता नहीं क्या वो फाइट कहाँ तक पहुँची है? उसे थोड़ा-सा एलैबोरेट करेंगे सर? सर बिल्कुल, ये देखिए कई व्लॉग्स में और ख़ासकर हमारे दोस्त जो बाहर बैठे हैं, आदिल राजा साहब, मेहदी साहब, ये तो अपने हर व्लॉग में तकरीबन इस बात का ज़िक्र करते थे कि इन दोनों में कशमकश चल रही है, इन दोनों में एक तरह से सर्द जंग चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है। जी, और वो कोल्ड वॉर इसलिए है कि आसिम मुनीर साहब ने कमिटमेंट्स की हुई हैं नवाज़ शरीफ के साथ और उनकी बेटी के साथ और पूरी उनकी पार्टी के साथ, और वो नज़र भी आ रही थी कि जी वो कमिटमेंट जो उन्होंने की है, वो जैसे वो तशरीफ़ लाए, जिस तरह वो पूरी हुई, जिस तरह वो एक के बाद एक हर उनका मसला हल होता गया, होता गया, होता गया, आखिर वो तो ये तो लग रहा था कि कोई ना कोई उनके पीछे पुश कर रहा है, जो सारे उनके मसले एकदम सारे हल होते जा रहे हैं। जी। दूसरा दूसरा जो व्यू था वो ये था कि जी नदीम अंजुम साहब की कमिटमेंट है जरदारी साहब, अच्छा, और जरदारी साहब को वो चाहते हैं कि जी जरदारी साहब हों, प्रेसिडेंट भी बन जाएँ या उनका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, और वो आगे इस तरह मामला चलाना चाहते हैं ताकि फिर वो अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में हैं और ये आसिम मुनीर साहब अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में हैं। यानी दोनों का मसला मकसद जो है, जो टारगेट है वो ये है कि जी मेरा फ़ायदा हो जाए 2-3 साल के लिए, मैं और आगे आ जाऊँ। जी, तो इसपे झगड़ा झगड़ा एक कोल्ड वॉर चल रही थी अंडर द सरफेस। अब ये जो हुआ है, जो ये जो मौलाना साहब ने जो फरमा दिया है बहुत सारी बातें, जी, और इत्तेफ़ाक देखें कि उन्होंने जनरल बाजवा का नाम तो लिया, बाजवा साहब पे तो दोनों को और सबको यकीन है कि तो वो तो थे ही। जी, जनरल फैज़ हमीद का नाम जो उन्होंने लिया,
जी। उस पे मेरी इत्तला ये है कि आसिम मुनीर साहब का ग्रुप फौरन एक्टिव में आया और उन्होंने अपने लोगों को, मीडिया वालों को, उनको भेजा कि जाके मौलाना से कहो कि जी ये गलत तुमने किया है। वो तो पेशावर में कोर्ट कमांडर थे। ये हम्म। ये नदीम मलिक साहब ने, ये नदीम अंजुम साहब जो थे, सॉरी, तो हम्म। ISI चीफ वो थे, उनका नाम लेना चाहिए था आपको। जी। तो फिर अगले दिन मौलाना साहब ने आज आज वो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करके उन्होंने कह दिया कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई। अब ये गलती, इतनी बड़ी गलती, इतने बड़े लीडर, इतने PDM के सरबराह मुल्क के जी। सदर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं ऑलरेडी। उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि जी उन्होंने पूरे जर्नल का नाम ही उलट दिया, एक के बजाय दूसरे को कह दिया ये मुमकिन नहीं है। जी। ये इन्होंने कहलवाया गया है कि जी तुम कहो कि जी फैज नहीं थे, ये थे। अब जी। ये अंदर की लड़ाई की एक रिफ्लेक्शन है कि ये लड़ाई जो हो रही है इसका क्या, किस तरह की हो रही है। और दूसरी बात जो उसमें थी कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है कि जी ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं इसमें ISI के लोगों ने पूरी तरह हमारी मदद नहीं की। मतलब ये अच्छा। उनका उनका व्यू है। हम्म। जो इतने बहुत सारे ये लोग जीत गए और हमारे कैंडिडेट नहीं जीते, और नवाज शरीफ को तो बिल्कुल हमें जबरदस्ती जितवाना पड़ा और ये करना पड़ा, इसमें ISI ने मदद नहीं की और नदीम अंजुम साहब ने मदद नहीं की। और, जी। और, और उनकी PPP की और जरदारी साहब की फुल मदद की और वो बड़े आराम से जीत गए। तो उस पे उन्होंने कहा है कि जिस जिस कोर कमांडर ने और जिस जिस ऑफिसर ने हमारी मदद नहीं की, मैं उनको देख लूंगा और उनकी उतर पतल और ये सारा कुछ अंदर शुरू हो चुका है। और फौज के अंदर ये बड़ी एक बेचैनी है कि जी ये कितने कोर कमांडर और कितने इधर ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, क्या होगा, ये सारा कुछ बड़ा गड़बड़ चल रही है। जी। तो ये मसले अब अंदर फौज के, ये मसले चल रहे हैं कि जी इसको किस तरह हल किया जाएगा और क्या किया जाएगा। जी। वैसे तो सर हमें ये साफ़ती उसूल बताते हैं कि आप आर्मी और अदलिया के अंदरूनी मामलात पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जब वो खुद सियासत में आ जाएँ, हालाँकि उन्होंने हलफ़ उठाया हुआ है कि आप किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होंगे। अगर वो इस हद तक सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाएँ, जिसका भी इंकशाफ मौलाना फज़ल रहमान साहब कर रहे हैं इतने या अरसे बाद, और आज जो मुलव्वस हैं हमारे जर्नैल साहिबान, इनका इंकशाफ 6 महीने, साल बाद होगा, तो फिर मैं और आप बैठ के हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद सियासत में कूद पड़े हैं, सियासत में आ गए हैं। और जहाँ तक ये बात है कि दोनों अलग-अलग चल रहे हैं, तो अभी उन्होंने एक्सटेंशन क्यों दी है? आसिम मुनीर साहब ने नदीम अंजुम को 1 साल की एक्सटेंशन दी है अभी कुछ अर्सा पहले। देखिए, एक्सटेंशन वगैरह देना दिए तो मतलब है कि अचानक तो ये पूरी चलते हुए सिस्टम को और जो कुछ प्लान बने हुए हैं उनको तोड़ना तो पॉसिबल नहीं होता ना कि जी हमने ये सारा प्लान बनाया है, अब इलेक्शन सर पे आ गया, 1 महीना रह गया, अब मगर इसको तोड़ दें और इसको उखाड़ दें तो फिर हम क्या करेंगे? तो वो तो जी। वाज़ह मुश्किल होता है। लेकिन आप कह रहे हैं 6 महीने बाद, मैं तो कह रहा हूँ कि 1 दिन बाद ही उन्होंने मुदाखलत कर दी कि एक दिन उन्होंने नाम लिया, दूसरे दिन उन्होंने जबरदस्ती उस नाम को चेंज कराया। अब बिल्कुल। मौलाना साहब भी परेशान है कि जी मैं किसके हाथों में खिलौना बन गया कि जी मैंने एक का नाम लिया तो दूसरा आ गया, और दूसरे का नाम लो तो तीसरा आ जाता है, तो मैं किधर फंस गया हूँ। अब वो फंसे तो नहीं है, उनको कोई किसी न किसी ने गारंटी दी होगी कि जी आप अगर इलेक्शन नहीं जीते तो कोई बात नहीं है, आपको कश्मीर कमेटी दे देंगे जैसे दोबारा पहले भी दी थी, तो आपको जी। कुछ बना देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, कोई भाई गवर्नर या बेटा गवर्नर या कुछ हो जाएगा। वो उनको एश्योरेंस मिली होगी। लेकिन वो अब बात यह है कि फौज अगर डायरेक्टली इस तरीके से पॉलिटिक्स में आ जाए और घुस जाए, तो फिर उसका जो फॉल बैक होता है, जो उसका, वो भी तो फेस करना पड़ता है ना सर। आपने उसका रिएक्शन भी तो फेस करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। सर ये इस मौके पे मेरे जैसे सादा दिल लोग और एक आम आदमी सोचता है, जिस तरह मौलाना साहब ने खुल के बात बता दी कि ये सियासत में इस हद तक मुलव्वस थे, और अगर ये लोग सिंसियर हों, हमारी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, तो आप नहीं समझते कि ये अब मौका है, इस मौके पे अगर आसिफ जरदारी साहब, इमरान खान, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान 4-5 बैठ जाएँ और कहें कि आर्मी को कि आप अपने बैरक्स में वापस चले जाएँ प्लीज़, हम अपने मामलात खुद तय कर लेंगे, हम फैसला करेंगे किसने हुकूमत बनानी है, किसने नहीं बनानी। आप प्लीज़ अपने बैरक्स में जाएँ, अपना काम करें। क्योंकि इस वक़्त पूरी कौम एक स्टांस बना चुकी है, और कौम ने जिस तरह मौलाना साहब ने कहा है कि 9 मई का जो बयानिया था, 8 फरवरी को दफ़न कर दिया है कौम ने।
इसका मतलब है इस वक्त कौम राइट पे है, इमरान खान राइट पे है। अगर इमरान खान के साथ आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान खड़े हो जाएं इस बात पे कि आर्मी को हमने बैरक्स पे वापस भेजना है, तो आप क्या नहीं समझते कि यही टाइम है बैरक्स वापस भेजने का, बजाय इसके कि फिर ये अपना कासा उठा के उनके दरबार पे हाजिरी देते रहे सारे बारी बारी। सर आप तो बात कर रहे हैं कि जी ये सारे चोर इकट्ठे मिलके और बिल्कुल सीधे हो जाए और सब मिलके उन उन दूसरे बड़े चोरों को पकड़े। ये आपको याद होगा एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था और और उसकी इतनी शिक वजह। नंबर 8 में ये था, इन्होंने हल्फिया कुरान शरीफ, मलिक रियाज साहब ने कुरान शरीफ उठाया हुआ था सामने, वो तस्वीरें अभी दस्तयाब हैं, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। मलिक रियाज साहब ने कुरान मजीद हाथ में उठाया हुआ था और बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ नीचे बैठे हुए थे और वहां इन्होंने हलफ उठाया था, शिक नंबर शायद 8 थी, जिसमें था कि आइंदा हम कोई भी किसी भी मुंतखब हुकूमत को आर्मी की मदद से गिराने का काम नहीं करेंगे। अब इनसे कौन पूछे कि आप कुरान के अच्छा, हलफ लेके भी आप ये करते हैं, जो मौलाना साहब ने बताया अभी। अच्छा, आप शेख की बात कर रहे हैं। मैं आपको अगर एक शायद मैंने पहले भी कही है लेकिन हो सकता है मैं आपको रिपीट भी कर दूं। ये जी जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था, जी। इसका कोई कॉन्सेप्ट ना बेनजीर के जहन में था ना नवाज शरीफ के जहन में था। ठीक। ये 2 दिन पहले बेनजीर साहिबा ने जाना था, दुबई में थी वो, जरदारी साहब को भी छूट गए थे, वो 95 में छोड़ के आ गए थे दुबई। और ये जद्दा में थे, अपने सो कॉल्ड एग्जाइल भुगत रहे थे। जी। तो उन्होंने उनके वालिद की ताजियत करने जाना था। ठीक। तो मेरा क्योंकि बेनजीर से डायरेक्ट ताल्लुक रहता था और ईमेल भी रहता था, बात भी होती रहती थी, तो मैंने उनसे पूछा 2 दिन जी पहले जी कि मैडम आप जा रही हैं वहां, तो इतनी बड़ी ये मीटिंग एक तरह से आप ताजियत तो खैर ठीक है, जी लेकिन आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एक प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों अपोजिशन लीडर हैं, मुल्क में फौजी हुक्मरान बैठे हैं। जी। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक इवेंट होगा, इसका आपने क्या सोचा है कि क्या रिजल्ट निकलेगा और इसमें क्या आप समझती हैं कि हम हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जी क्या मतलब है आपका? तो मैंने कहा जी आपको उनसे मिलके कोई ऐसा एग्रीमेंट करना चाहिए जो पूरी कौम को एक इंस्पायर करे, उनको एक खड़ा करे कि जी ये अपोजिशन वाले आप मिलके कुछ करेंगे। जी तो फिर भी उनको समझ नहीं आई। फिर उसका जवाब मेरे पास तो सारी ईमेल की उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। जी। तो मैंने कहा जी मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बना के भेज देता हूँ कि आप इसको जरा गौर करें। जी। तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिख के 1.5 सफ़े का मैंने उनको भेजा था। अच्छा, जबरदस्त। उसका नाम ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। जी और उसमें यही लिखा था कि जी हम दोनों अपोजिशन के लोग हैं, हम दोनों ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, हम दोनों मिलके। और मैंने कहा था कि आप दोनों मिलके बैठे, ये उनसे एग्री कराएं और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक अपना सीक्रेट कैमरा ले जाएं, क्योंकि सऊदी अरब में कैमरे अलाउड नहीं थे उस वक्त। और जी। दोनों अपनी तस्वीरें भी रिलीज करें और ये भी करें और ये सारा कुछ करें, ताकि अवाम को और लोगों को एक मिले कि मैसेज। जी मैसेज मिले कि जी हमारी लीडरशिप कर रही है और जरा तगड़े हो जाए वो। बिल्कुल। तो मैंने जैसे ही वो 1.5 सफ़े का भेजा, वो मेरे पास पूरा उसका ओरिजिनल टेक्स्ट भी मौजूद है, ओरिजिनल कागज भी मौजूद है, उसका जवाब भी मौजूद है सारा बेनजीर का। जी उन्होंने कहा कि जी ये तो वंडरफुल, मैं अभी 1 घंटे 2 घंटे बाद जा रही हूँ, तो मैं ये पूरा कागज ही साथ लेके जा रही हूँ नवाज शरीफ के पास जी और हम बात करेंगे और बताएंगे। तो वो फिर जनाब लेके चली गई। वहां जी जाके वो 2 दिन बैठी और उसके बाद फिर मुझे मैसेज आया कि जी ही एग्री टू एवरीथिंग। तो मैंने कहा जी फिर बिस्मिल्लाह करें। फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया जी कि चार्टर हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। जी ये लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद जैसे ही उनको मौका मिलता है कि जी अब हमारा खांचा लगने वाला है और हमारी हुकूमत आने वाली है और हम जरा ये कॉम्प्रोमाइज कर लें तो हमें ये मिल जाएगा, और ये फिर उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो ये इतने बड़े बड़े जो आप कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब और इमरान खान से मिल जाए और ये सब मिल जाए और ये फौज को हटा दें, ये तो फूट चाटते रहते हैं सर हर वक्त जी मुझे क्या मिलेगा और मुझे कैसे मिलेगा। और ये देखते रहते हैं कि जी हम तैयार हैं सब कुछ करने के लिए, अब हमें बताएं तो सही में मिलेगा क्या। तो इन लोगों के आप ऊपर अब भरोसा ना करें, ये कुछ नहीं करने वाले। बिल्कुल ये नहीं करने वाले, लेकिन हमें अपनी ऑडियंस को, अपने पाकिस्तान के अवाम को ये बताना है कि देखें इतना अहम मौका है इनके पास और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर ये चाहें तो, कि एक ऐसा लीडर, चाहे उसे आप जिद्दी कहें, बेवकूफ कहें, पागल कहें, पब्लिक में इतना पॉपुलर है, वो एक स्टांस लेके खड़ा है, जेल में है खुद और पूरी कौम, मेजॉरिटी ऑफ द नेशन उसके पीछे है।
इस मौके पे अगर आप मुखलिस हैं उस स्टांस से, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो आए उसके साथ खड़े हो जाएं। सिर्फ उन्हें बैरक्स में वापस भेजें, अपने फैसले बाद में करते रहें। हम तो सिर्फ बार बार इस बात को रिपीट करते रहेंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग मुआहदे क्या करते हैं और उन मुआहदों से फिर फिरते किस तरह है। इसलिए सर, दूसरा सर मुझे एक और लगता है, जिस तरह जी जरदारी साहब के बारे में मशहूर है कि ये सज्जी दिखा के खब्बी मारते हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान के खिलाफ इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव की थी, तो इन्होंने सिंध हाउस में पीटीआई के बंदे, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर और उस तरह के बंदे बिठा दिए वहां, और उन्हें कहा कि आप यहाँ बैठे रहें, और फिर मीडिया वालों को बुला के उनके इंटरव्यूज करा दिए। और वो इंटरव्यूज दिखा के इन्होंने जाके एमक्यूएम और बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों को कहा कि देख लें, हमारे पास बंदे पूरे हैं, आप आएंगे नहीं तो हम सिंध हाउस में जो बैठे हुए हैं उनके वोट लेके हुकूमत को हम गिरा देंगे। तो सिंध हाउस में दिखाए, लेकिन काम उन्होंने एमक्यूएम और बाप वालों से लिया। इसी तरह अभी मैं समझता हूं, या हो सकता है ऐसे, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन कि नवाज शरीफ साहब से उन्होंने पहले डील की कि सदर मेरा होगा, चेयरमैन सेनेट मेरा होगा, चारों गवर्नर मेरे होंगे, स्पीकर मेरा होगा, सारे आईनी ओहदे लेके डील पूरी करके अब वो किसी जरिए से इमरान खान तक जाएं और उसे कहें, इमरान खान ये देखो, ये सारी चीजें तो मुझे नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून दे रही है, तुम बताओ तुम मुझे क्या दोगे, इससे आगे चलो, ये तो मेरा तय है, इससे आगे क्या। और आगे सर, के मैं सूरत आपको एक बात बता दूं, मेरी बहुत दफा इस मसले पे बात भी हो चुकी है और अंदर के लोगों की थिंकिंग भी मैं जानता हूं। इमरान खान सिर्फ एक बात कहेगा, हम्म, और वो एक बात ये कहेगा कि जी जनाब जरदारी साहब, मैं आपसे पूरा ताउन करने को तैयार हूं, मैं पूरा जमहूरियत के लिए आपके साथ चलने को तैयार हूं, मैं आपकी अपनी पार्टी भी आपके साथ वो कर दूंगा। आप मुझे लिख के और ऐलान कर दें कि जी मैं आइंदा चोरी नहीं करूंगा और मैं अपनी जो लूट मार है उसमें मैं शर्मिंदा सही हूं। है, बिल्कुल ठीक है, एक शर्त हो सकती है, बिल्कुल एक शर्त हो बिल्कुल, सकती है। इसके बगैर इमरान खान उनसे एक बात करने को तैयार नहीं है कि भाई आपके बेटा ही कर दें, चले आप नहीं करते तो कहें मेरे बाप ने जो कुछ किया वो जिम्मेदार है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जी हम करप्शन के खिलाफ खड़े होंगे, लड़ेंगे। वो करप्शन हमारे सबसे बड़ा वो होगा, जी हमारे जॉइंट प्लेटफॉर्म होगा जी एंटी करप्शन का। जी तो हम आगे चलते हैं डेमोक्रेसी के लिए और फौज के खिलाफ और ये सब। जी। और ये चोर चोर अपनी चोरी और ये लाखों करोड़ों अरबों के जो ये छोड़ने के लिए 1 मिनट के लिए तैयार नहीं है। ये कहाँ जमहूरियत और कहाँ ये तो देखते हैं कि जी खेल खेल रहे हैं, मैच चल रहा है, जिस दिन बाद मैच होगा जहाज में बैठेंगे, भाग जाएंगे, आगे आप जाने और बाकी लोग जाने। तो ये लेकिन तो सर इनका हमारा हाल है। पाकिस्तान, जी जी सर, बोले। तो मतलब है कि ये इस बात पे तैयार नहीं होंगे ये। ठीक है। लेकिन सर हमारे पाकिस्तान में जो एक राइज है सिलसिला, वो ये है कि अभी अगर पता चले ना हमारी ब्यूरोक्रेसी को कि इमरान खान की हुकूमत बन रही है, पीटीआई किसी एक्स वाई जेड किसी के साथ भी मिलके, और इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, सॉरी टू से, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता लेकिन अभी मुझे करने पड़ रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी लिटरली कुत्ते की तरह दुम मिलाती हुई बनिगाला पहुंच जाए और इमरान खान के ठीक है, सारे आर्डर बिल्कुल। माने, इमरान खान के अरे सारे बंदे आ कर दे, और जितने ये जो इनके फॉर्म 45 वाले केसेस हैं, अगर ये 80 सीटें क्लेम करते हैं, 80 में से कम 40 इमरान खान को मिल जाएंगी, और अगर 40 इमरान खान को मिल जाए तो उसके बाद इमरान खान को जरदारी भी इमरान खान के नीचे से कारपेट नहीं खींच सकता, क्योंकि फिर इमरान खान की अपनी मेजोरिटी हो जाएगी। लेकिन इमरान खान को उस मेजोरिटी तक पहुंचने के लिए अगर वो इस तरह का कोई राह अपना ले, तो मेरे ख्याल में उसके वोटर उससे नाराज नहीं होंगे। पॉलिटिक्स तो खैर हर एक को ज़ाहिर करनी पड़ती है और करनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने अब पता नहीं पार्टी पॉलिसी थी या असद कैसर साहब की अपनी ज़ाती पॉलिसी थी, जाके मौलाना साहब से मुलाकात भी कर ली और बात भी हुई, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब को आप कह रहे हैं कि जी एक ये इम्प्रेशन बन जाए कि जी वो आ रहे हैं पावर में। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारा तो इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी और तो हमारी सर अदालतें सारे अभी अभी वो मरियम नवाज साहिबा आई नहीं है, जाके जाती उम्रा में सारे लाइन लगी हुई है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस और सब जाके उनको ब्रीफिंगें दे रहे हैं, वो सब उनको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि जी वो तो सारे आगे जाके उनके मलका आलिया के सामने लेट गए। और उनकी खबरें ये है कि जी उन्होंने ऑर्डर किया है, डिजाइनर को बुलाया कि जी मेरा सूट बनाओ और मेरा ताज बनाओ और मेरी बिल्कुल गाड़ी है, में सोने की बिल्कुल है, चीजें लगाओ और पता नहीं क्या क्या करो। मैं तो मलका आलिया बन के तो घोड़े पे सवार होके आऊंगी या ऊंट पे सवार होके आऊंगी, पता नहीं क्या करेंगी, ये अल्लाह माफ जी करे। जी। पर तो उनका तो ये वो हाल कहते हैं है। ना, डू एज द रोमन्स डू।
उस जी पर होने के रोमन तहत तो इमरान खान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बाहर ये खबर जाने की देर है कि इमरान खान का नंबर पूरे हो गए हैं, इमरान खान आ रहा है। तो ये जो 80 फॉर्म 45 ले रहे हैं 80 नशिस्तों के, इनमें से 40-50 आराम से इमरान खान को मिल जाएंगी। अदरवाइज तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो 5-5 साल तक केस चलाता है। कासिम सूरी पूरा टेन्योर चल गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे। ख्वाजा साद रफीक लास्ट टाइम 5 साल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उसका मेरा केस ख्याल है रहा ये लोग अब काफी काफी सियाने हो गए हैं। इन लोगों ने काफी चीजें देख ली हैं, काफी रगड़े भी खा लिए हैं। इनको भी पता है कि कहाँ थोड़ा सा नीचे जाना है, कहाँ चढ़ाई पे चढ़ना है, कहाँ नीचे उतरना है। ये सब कर रहे हैं और मेरा ख्याल है ये कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा बात नहीं है। बगैर कोई मेजर कंप्रोमाइज किए पॉलिटिकल मूव करके ये आगे निकल आएंगे, क्योंकि इनके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल सही। इनके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के पास भी कोई रास्ता नहीं है, बाकी पार्टियों के पास भी कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत भले बना लें, ये पहले दिन असेंबली का इजलास होगा, वहां आप देखेंगे इतना बड़ा हंगामा होगा। आज ये इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जी वो लग रहा था कि ये पूरा का पूरा एक तूफान आ गया है। लोग नारे लगा रहे हैं, लोग सारे उनके हालांकि इलेक्टेड मेंबर्स थे और मीडिया वाले लोग थे, लेकिन वहां का चार्ज इतना था कि वो फट रहा था मैरियट का हॉल। तो असेंबली में जाएंगे तो वहां तो खड़े होने की सुनने की आवाज नहीं आएगी, इतने लोग नारे लगाएंगे और ये सब भागेंगे सारे। तो ये सब होगा। मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत उनको भी समझ आ गई है, खेल रहे हैं, उनके साथ भी अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं। तो आगे चलने दे, देखते आज सर इंटरनेशनल मीडिया को भी इमरान खान ने इन्वॉल्व किया है, और स्पेशली क्या। फॉर्म 45 और सारे जो इन्होंने सबूत दिए हैं। और अमेरिका को भी इमरान खान ने मैसेज दिया है कि आप ये लिप सर्विस ना करें। अगर आप वाकई सिंसियर हैं पाकिस्तान में और अपने आप को आप चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी समझते हैं, तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो खुल पे बात करें। तो उसका कोई असर होगा हमारी ये थिक स्किन मुक्तदरा पे? नहीं, बाहर तो असर होगा, क्योंकि मीडिया को जब आप इस तरह पहले करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जिनने काफी एक दो दो चार दिन देर कर दी, लेकिन ये खैर ठीक है। जी आज आप अखबार देखेंगे सैटरडे के और फ्राइडे के भी, बहुत सारे सैटरडे की भी, उसमें ये सारी जो इनकी जो इन्होंने प्रेजेंटेशन की हैं वो सारी हाईलाइट होंगी। और दुनिया जी भर को पता चलेगा कि ये सारा एक बिल्कुल फ्रॉड हुआ है, ये एक शैम इलेक्शन है। इसमें जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, ना वो चल सकती है, ना वो ठहर सकती है, ना वो कोई काम कर सकती है, ना उसको कोई पैसे मिल सकते हैं, ना उसको कोई पैसे देगा। तो ये बिल्कुल। तो मामला जो है ना, ये गाड़ी तो ये कहीं नहीं जा रही। ये जो बेल जो है ना किसी मंडे नहीं चढ़ रही। तो इनको फिर दोबारा वापस आके इसको ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करे बगैर ये आपके आसिम मुनीर साहब भी वो जो उन्होंने बनाया हुआ है एक SFIC, वो पता नहीं सारी चीजें उन्होंने अपने कंट्रोल में ली हुई है, वो भी लेके बैठे रहेंगे और ये बाकी सब भी बैठे रहेंगे, किसी का कुछ नहीं मिलेगा। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, क्या जी उसमें हाँ। 40 ऑफिसर्स प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जाके बैठे हुए हैं। कोई 3 मेजर जनरल हैं, 5 ब्रिगेडियर हैं, कुछ 16 कर्नल हाँ, हैं, और तो नीचे जी ब्रिगेडियर हैं। एग्रीकल्चर का एक मेजर जनरल है, तो माइनिंग का एक है, तो बाथरूम के लिए अलग है, तो वॉशरूम के लिए अलग है। वो सारे उन्होंने जनरल बिठा दिए। अब वो जनरल साहब क्या करेंगे? अपना काम तो करते नहीं है, वो जाके अब ये काम करेंगे, बाथरूम धोएंगे। अब धोए जाके चले, अरे उनका क्या काम। सर इस सारी अफरा-तफरी में कुछ करैक्टर सर ऐसे सामने आए हैं जिनकी तारीफ मेरे ख्याल में की जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल मोहसिन शाहनवाज रांझा मुस्लिम लीग नून के, मुस्तफा नवाज खोखर, साद रफीक, हाफिज नईमुर रहमान, इन लोगों ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है और बताया है कि वहाँ फलां बंदा जीत रहा था, हम नहीं जीत रहे थे। सर इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर अगर थोड़ी बहुत शर्म आ गई है तो अच्छी बात है। अब क्या किया जाए, पता नहीं कितनी शर्म आई है। ये जब कहाँ किस वक्त कैसे किस मौके पर ये गायब हो जाए ये भी पता नहीं, लेकिन ये कि आ गई है तो अच्छा कहना चाहिए जी। चले आप, हया और शर्म थोड़ी बहुत तो आए, ये थोड़ी सी एक्सपोर्ट कर दें बाकी लोगों को भी। जो आपके जी। ख्वाजा साहब है उनको भी दे दें, नवाज शरीफ साहब को भी दे दें, बाकियों को भी दे दें कि जी आप भी थोड़ा। आपके जो नवाज शरीफ साहब का जो फॉर्म है उसमें 2,90,000 या पता नहीं 93,000 टोटल वोट है, और इनको 2,94,000 या 95,000 वोट मिले हैं, और बाकी किसी एक कैंडिडेट को एक वोट नहीं मिला। अब इससे ज्यादा बेशर्मी का लेके ये सर्टिफिकेट कहाँ जाएंगे यार? दुनिया कौन मानेगी इनकी बात। सर आपने एक ट्वीट, बल्कि एक नहीं ज़्यादा, एक से ज़्यादा आपने ट्वीट किए हैं काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के हवाले से। जी और जी। वो ज़रा सर आप हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि आपको अभी भी उम्मीद है काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब से, और क्या उम्मीद है आपकी? क्योंकि बात मुझे तो अब उनकी कोर्ट में चली गई है।
मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जी एक ही फोरम है जहां पे ये मसला इस वक्त हल हो सकता है, और ठीक। इत्तेफाक ये है कि काजी फायजी से साहब वहां बैठे हुए हैं, जो पहले ये इस गड़बड़ में बराबर के शरीक हैं और सबसे ज्यादा शरीक है। इन्होंने जो जो बल्ले का निशान है, ये सारा जो किया है, ये बहुत गलत किया था। इसको अगर वो रियलाइज कर ले कि हाँ जी ये मेरी गलती हो गई है, मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, वो एक बड़ा बेंच बना दें, जी। 9, 10, 11 जितने भी जज मिलते हैं उनका बना दें, और उसको कहे कि जी इसको भी ठीक कर दें आप, ये हमने गलती की थी, ये भी ठीक कर दें। और ये सारा सिस्टम, और ये फौज से मैंने अभी जो एक एक ट्वीट किया है, इसमें लिखा है कि फौज से इनको अब डरने की जरूरत नहीं है, ना बिल्कुल सही। इनको फौज से ऑर्डर लेने की जरूरत है। ये आप बैठे मेरिट पे बैठ के सारे जज फैसला दें, और लोग गारंटी करेंगे, लोग उसके पीछे खड़े होंगे, क्योंकि आपके पीछे पूरी कौम खड़ी है, 5 करोड़ वोटर खड़े। आप ऑर्डर अपना जजमेंट दे, वो उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, ये फौज कुछ नहीं कर सकती। तो उनकी अगर ग्रो कर सकते हैं वो इतने इस रोल में कि जी मैं एक रिफॉर्मर बन जाऊं, एक करेक्ट करने वाला बन जाऊं, तो उनकी किस्मत है, उनको लोग याद करेंगे। अच्छी तरह नहीं बनते तो वो फिर डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री जिसे कहते हैं, कूड़े खाने में जाएंगे तारीख के। तो फिर आप जाएं, क्या कर सकते सर आजकल तो हालात ऐसे हैं, सोशल मीडिया की मेहरबानी से आम देहाती आदमी भी पूछता है कि ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को उस वक़्त बड़ा मसला बन गया था, जब एक फ़ौजी फैज़ाबाद में वहाँ टीएलपी के धरने में लिफ़ाफ़े तक़सीम हैं? आ कर गया। रहा था। उस वक़्त उस लिफ़ाफ़े तक़सीम करना बड़ा इश्यू था आर्मी का, या अभी पूरे पाकिस्तान में जिस तरह दंदनाती फिरी है आर्मी रात को आरओ के फिर ऑफ़िस में जाकर, पाकिस्तान तो को पूरे पाकिस्तान देखे का मैंडेट चोरी हुआ है, ये बड़ा मसला है। सर, सुप्रीम कोर्ट के ये जज तो नहीं थे, अगर कोई और जज थे, उन्होंने एक खातून को शराब की बोतल पे स्लो मोटर ले लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा। बिल्कुल। और पूरा पाकिस्तान जो है तो थल पथल है, तक परेशान है, पूरा सिस्टम आपका बैठा हुआ है, इकोनॉमी बैठी हुई है, लोगों ने वोट दिए, उनको समझ नहीं आ रही हमारे वोट किधर गए, एक हंगामा मचा हुआ है, और ये आराम से बैठे हैं, इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि ये तो कुछ नहीं हो रहा जी, सब ठीक है, नॉर्मल है। ये इनको समझाने की जरूरत है कि भाई आप, ये पूरे मुल्क का इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है, इसको आप पहले ठीक करें, बाद में आप फौजी मुर्दे उखाड़े, जो भी उखाड़ने जाके आपने 40 साल पहले या 50 साल पहले वाले जो भी करने करें। ये जो आज खड़ा है मसला, इसको पहले हल करें। और यही मैसेज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जी लोगों को भी पहुंच जाए और जज साहब का को भी पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, नाज़रीन इकराम, ये थे शाहीन सबाई साहब, और जिस तरह वो कह रहे थे कि आज काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास वक़्त है कि वो अगर तारीख़ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, उस हवाले से जिस हवाले से उन्होंने अब तक अपना एक भरम बना के रखा हुआ है, उनका भरम ये टूट जाएगा अगर आज वो सो मोटो एक्शन नहीं लेते। क्योंकि कराची से लेकर खैबर तक और खैबर से लेकर गवादर तक इस मुल्क की 11 बड़ी सियासी जमातें, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जमात-ए-इस्लामी, नसीराबाद कोयटा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर जमहूरी वतन पार्टी, फिर नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी के अलावा हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और जमीयत उलमा जेयूआई इस्लाम, भी आ गई है, जेयूआई भी। जेयूआई, बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम फज़लुर रहमान ग्रुप, ये तकरीबन 11 जमातें हैं जो इस वक़्त सड़कों पे हैं। आज हफ्ते वाले दिन से वो सारे सड़कों पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुई है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और पूरे पाकिस्तान का मीडिया चीख-चीख कर इसकी गवाही दे रहा है कि हाँ, वाक़ई पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम और 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स के साथ ज़्यादती हुई है। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपसे हमारी दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपने जिस उजले उजले उस खुफिया में आप बैठे हुए हैं, बाहर आएँ और देखें दुनिया में उजला है, क्या हो रहा है। उजलाए, जी और उरूसी में कहने वाले थे आप शायद। सर। उजले ख़ास में बैठे हुए हैं सर, वो किसी ख़ास ज़ेरे असर हैं किसी के। तो वहाँ से निकलें बाहर और बाहर देखें दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। इजाज़त चाहेंगे इसके साथ ही, बहुत जल्द एक और वीला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।